बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में होने वाली आज की अहम तरीन समाअत का तहरीरी हुक्मनामा चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की जानिब से जारी कर दिया गया है। ये नाज़रीन 4 सफ़ात का तहरीरी हुक्मनामा है, जिसमें चीफ जस्टिस बंदियाल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। इस हुक्मनामे के ज़रिए डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने अपनी रूलिंग के ज़रिए जो अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद किया है। इस रूलिंग के बाद डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के इस फैसले के बाद मुल्क में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान पैदा हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हुआ और इसके नतीजे में जो मुल्क में मार्शल लॉ लगने के ख़दशात पैदा हुए, इस तहरीरी हुक्मनामे में उन ख़दशात का जिक्र किया गया है। और जो साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का गद्दारी से मुतल्लिक अहम फ़ैसला है 2009 का, उस फैसले का हवाला भी दिया गया है। तो आज के इस प्रोग्राम में ये जो 4 सफ़ात का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है, इस हुक्मनामे का जो मतन है, जो तफसीलात हैं, वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, ये जो हुक्मनामा जारी किया गया है, ये 8 पैराग्राफ के ऊपर मुश्तमिल है। पहले सफ़े में अदालत की जानिब से जो आज स्पीकर की रूलिंग से मुतल्लिक मुल्क में पैदा होने वाली सूरत हाल पर जो अज़खुद नोटिस लिया गया, उसका बताया गया है कि ये अज़खुद नोटिस जो है वो किस तरीके से लिया गया, किसके नोट पे लिया गया। तो पहले पैराग्राफ में नाज़रीन ये लिखा गया है कि ऑफिस इनिशिएट अ नोट स्टेटिंग इवेंट दैट टुक प्लेस टुडे इन द नेशनल असेंबली एंड हैव बीन widely reported on the electronic and the social media that motion of the no confidence against the Prime Minister of Pakistan was to be voted upon by the National Assembly। यानी आज नेशनल असम्बली में इमरान खान साहब से मुतल्लिक जो अपोजिशन ने अदम एतमाद की तहरीक जो है वो उस पर वोटिंग होने जा रही थी, उसका जिक्र किया गया। और फिर आगे ये लिखा गया है कि हाउ एवर रिपोर्टेडली द डिप्टी स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली हैज़ डिसमिस द सेड मोशन इन द लाइट ऑफ द आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 1973। यानी अदालत ये लिख रही है कि जो नोट हमें पुट किया गया ऑफिस की जानिब से, ऑफिस का मतलब ये होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार होते हैं, उनकी जानिब से लिखा गया कि आर्टिकल 5 जो कि लॉयल्टी से मुतल्लिक है कि पाकिस्तान का हर शहरी पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका वफादार होगा, उसका जो है वो पाबंद होगा, जो भी उसकी कमांड है, जितने भी इनके आर्टिकल है, हर शहरी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तमाम आर्टिकल पर अमल दरामद का पाबंद होगा। और ये वो आर्टिकल है जो आपके ऊपर कुछ पाबंदियाँ भी लगाता है, आपको बुनियादी हकूक़ भी फराहम करता है, लेकिन उसके साथ साथ ये आइन 1973 का हर शहरी के ऊपर कुछ फ़राइज़ भी इम्पोज करता है। तो इसमें यह लिखा गया कि जब ये नोट रजिस्ट्रार की जानिब से पुट किया गया तो सेवरल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैव मेट मी अर्लियर टुडे टू द शेयर देयर कंसर्न अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल situation following the rejection of the motion of no confidence against the Prime Minister of Pakistan by the Deputy Speaker today on the basis of the Article 5 of the Constitution। यानी जो डिप्टी स्पीकर की जानिब से अदम एतमाद की तहरीक पर जो वोटिंग दी, अपना जो रूलिंग दी गई, और उस रूलिंग के बाद जो एक कंसर्न जो हालात पैदा हुए उस पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो चीफ जस्टिस से चाह के मिले, उन्होंने अपनी तशवीश का इजहार किया। और फिर आगे ये लिखा गया है कि In the view of the above consensus, power under Article 184(3) of the Constitution is invoked to the initiate original proceeding before the court to be heard by the bench comprising Chief Justice Ijazul Ahsan, Justice Mohammad Ali Mazhar। यानी जो जजेस ने अपनी तशवीश का इजहार किया और फिर जो इसमें इत्तफाक राय किया गया, उसके नतीजे में जो हालात पैदा हुए हैं अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद करने के बाद, उस पर सुप्रीम कोर्ट जो है सो मोटो जुरिस्डिक्शन का अख्तियार इस्तेमाल करते हुए, सो मोटो जुरिस्डिक्शन को इन्वोक करते हुए 3 रुकनी बेंच तश्कील देती है और वो इस मामले के ऊपर जो है समाअत का आगाज़ करेगी। फिर पैराग्राफ नंबर 2 में ये लिखा गया द मैटर वाज अकॉर्डिंगली रजिस्टर्ड एज ए सो मोटो नंबर 1 2022 एंड फिक्स फॉर हियरिंग टुडे। इसका आपको समझ लगी होगी कि इस मामले को फिक्स किया गया और फिर इस मुकदमे के ऊपर आज समाअत की गई। तीसरे पैराग्राफ में यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि इस हुक्मनामे का जो पैराग्राफ नंबर 4 है, जो पैराग्राफ नंबर 5 है, जो 7 है, वो बड़ी अहमियत का हामिल है। उसमें बड़े अहम डायरेक्टिव जो है वो अहम खदशात का जो है वो अदालत की जानिब से इजहार किया गया है। पैराग्राफ नंबर 3 में अदालत ये लिखती है द हियरिंग वाज अटेंडेड बाय द लंदन अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, द प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अलॉन्ग विद द अदर लंदन काउंसिल रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट पार्टीज नोटेड इन द टाइटल ऑफ द ऑर्डर। यानी इस केस में आज की समाअत में जो अटॉर्नी जनरल थे वो भी कमरे अदालत में मौजूद थे, सुप्रीम कोर्ट बार के जो प्रेसिडेंट थे वो भी कमरे अदालत में मौजूद थे, और दीगर जो पार्टीज़ हैं उनके वकला भी आज अदालत में जो है वो प्रेजेंट थे। चौथा पैराग्राफ
At the outset, notice is issued to the Attorney General for Pakistan under order flan CPC on the constitutionality of the decision of the Deputy Speaker today to dismiss the motion of the no confidence on the basis of the Article 5 of the Constitution। यानी इसमें अदालत ये कह रही है कि हम अटॉर्नी जनरल को अंडर ऑर्डर रूल फलां के तहत मामलत का नोटिस जारी कर रहे हैं कि ये जो अदम एतमाद की तहरीक को आर्टिकल 5 की बुनियाद के ऊपर, जो कि रियासत पाकिस्तान से मुतल्लिक लॉयल्टी से मुतल्लिक आर्टिकल है, इस आर्टिकल की बुनियाद के ऊपर जो अदम एतमाद की तहरीक को डिसमिस किया गया है, हमने इस ऑर्डर की, इस रूलिंग की जो आईनी हैसियत है, इसका जायज़ा लेने के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जवेद खान को नोटिस जारी कर रहे हैं। आगे अदालत ये लिखती है कि इट इज़ कंटेंडेड, यानी ये पैराग्राफ नंबर 4 जो है, जैसे मैंने आपको बताया, बड़ी अहमियत का हामिल है। आगे अदालत ये लिखती है कि इट इज़ कंटेंडेड द प्रीमा फेशियाई, यानी अदालत में ये दलाइल दिया गया कि बज़ाहिर देयर इज़ ए neither a finding recorded in the matter nor was a hearing granted to the affected party, यानी इस मामले के ऊपर ना कोई फाइंडिंग रिकॉर्ड की गई और ना ही जो पार्टीज़ हैं, यानी जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया मुस्लिम की जमातों के ऊपर कि उन्होंने मुल्क के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, मुल्क की हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश की है, बैरूनी साजिश का हिस्सा बने हैं, उन्हें कोई हेयरिंग का मौका नहीं दिया गया और इस हवाले से कोई फाइंडिंग भी रिकॉर्ड नहीं की गई। तो अदालत ये लिखती है कि वी वुड ऑल्सो लाइक टू एग्जामिन वेदर सच एक्शन is protected by the ouster contained in the article 69 of the constitution, यानी जो आर्टिकल 69 है जिसके मुताबिक जो पार्लियामान की कार्रवाई है वो चैलेंज नहीं हो सकती, किसी अदालत उसका जायज़ा नहीं ले सकती। अदालत ने कहा है कि हम इस बात का जायज़ा लेंगे कि ये जो एक्शन है कि आर्टिकल 5 की बुनियाद के ऊपर आपने अदम एतमाद की तहरीक को उड़ा के रख दिया, जिसमें ना कोई रिकॉर्डिंग की गई, ना किसी को अपना मौक़िफ़ देने का मौका दिया गया और ना ही कोई तहकीकात करवाई गई, तो इस एक्शन को हम आर्टिकल 69 के तनाज़ुर में जायज़ा लेंगे कि क्या ऐसा एक्शन जो मैं खुद को मैं अपनी बात भी शामिल कर लेता हूं कि जो मुबैना तौर पे मेलाफाइडी की बुनियाद के ऊपर हो, जो गैर कानूनी हो, गैर आइनी हो, क्या उसमें आर्टिकल 69 के जो प्रोटेक्शन है ऐसे एक्शन को हासिल होती है। यहाँ पर नाज़रीन आपको बता दें कि कौमी असम्बली में जो भी एजेंडा आपने पेश करना होता है, अगर एजेंडे में मौजूद हो तो वेल एंड गुड, उस पर किसी को भी कोई एतराज़ नहीं होता, लेकिन एजेंडे से हट के आज चूँकि एजेंडा एक ही नुकाती था कि आपने अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग करवानी है, लेकिन उसमें ये आर्टिकल 5 वाला एजेंडा लाया गया जो कि एजेंडे में शामिल नहीं था। हंगामी तौर पर फवाद चौधरी साहब ने पेश किया, पढ़ के सुनाया और इस पर फिर होता ही है सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के मुताबिक, प्रोसीजर के मुताबिक, कि आपने ऐवान से कंसेंट लेनी होती है। क्या ऐवान उस चीज़ को, उस मोशन को, उस रेजोल्यूशन को पेश करने की इजाज़त देता है, नहीं देता। लेकिन डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने इस पर कोई जो है वो अदालत जो अपना ऐवान था उससे परमिशन नहीं मांगी, ऐवान की राय नहीं मांगी, ऐवान की राय क्या है वो नहीं पूछी गई। तो ये भी एक नुक्ता मौजूद है इस रूलिंग को कलअदम करार देने के हवाले से। लेकिन बहरहाल फैसला जो करना है वो सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने करना है। आज तो 3 रुकनी बेंच था, लेकिन इस आज की समाअत के बाद फिर इस बेंच को वाइडर कर दिया गया है, लार्जर कर दिया गया। अब कल इस केस की समाअत जो है वो 5 रुकनी लार्जर बेंच करेगा। आगे अदालत ये लिखती है कि अटॉर्नी जनरल को तो यानी नोटिस जारी कर दिया कि वो इसकी आईनी हैसियत के ऊपर दलाइल देंगे। आगे अदालत ये लिखती है कि we would like to examine whether such action is protected by the ouster contained in the article 69 of the constitution, paragraph number 5. The matter of the concern of this court is that peace and public order is maintained in the country, यानी मुल्क के अंदर अमन आमा की जो सूरत हाल है उसे मेंटेन रखा जाए। Accordingly, all the political parties involved in the process of the no confidence motion in the National Assembly and the other political forces are directed to observe the law and maintain पीस एंड पब्लिक ऑर्डर, यानी तमाम सियासी जमातों को और उसके अलावा जो दीगर मुतल्लिका हुकाम इस सारे मामले में मुलव्वस हैं उन्हें हुक्म दिया जाता है कि वो मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को मेंटेन करने के हवाले से उन्हें डायरेक्शन जारी की जाती है। आगे अदालत ये लिखती है जो मार्शल लॉ से मुतल्लिक बज़ाहिर जो इस ऑर्डर में खदशात का इज़हार किया गया है, मैं उस पर बात भी करूँगा कि अदालत का दरअसल ये बातें लिखने का मतलब और मकसद क्या है, क्योंकि कुछ चीज़ें डी कोड करके आप नाज़रीन को बताना पड़ती हैं। ऑर्डर में लिखा गया कि नो स्टेट फंक्शनरीज और बॉडीज शैल टेक एनी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर एंड शैल एक्ट स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ एज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल लेड डाउन बाय दिस कोर्ट इन द केस ऑफ सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। यानी अदालत ये कह रही है कि तमाम रियासती हुकाम या रियासती इदारे आइन और कानून के मुताबिक जो है वो एक्ट करेंगे, इक़दाम करेंगे। कोई भी इदारा, कोई भी रियासत का फंक्शन ही, ज़ाहिर सी बात है इशारा किसकी तरफ किया जा रहा है कि ऐसे नाजुक मौके के ऊपर जब एक कौमी असम्बली के एक रूलिंग की वजह से मुल्क में एक क्राइसिस पैदा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन बहरान पैदा हुआ है, तो ऐसी जो गैर जमहूरी फोर्सेज जो है मुल्क में टेक ओवर कर सकती हैं।
तो अदालत ये डायरेक्शन जारी करी है कि मुल्क में मार्शल लॉ को रोकने के लिए ऐसी सूरत हाल में तमाम रियासती इदारे कानून और आइन के मुताबिक जो है वो एक्ट करेंगे। और साथ में जो सिंध हाई कोर्ट बार का फैसला है जिसकी रोशनी में साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा बना था, खुसूसी अदालत बनी थी, खुसूसी अदालत ने परवेज़ मुशर्रफ को गद्दारी का आर्टिकल 6 का मुजरम करार दिया था और उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई थी। उस फैसले का भी इस पैराग्राफ नंबर 5 में जो है अदालत की जानिब से जिक्र किया गया है। इसी तरह से जो पैराग्राफ नंबर 6 है उसमें अदालत ने लिखा है कि वी हैव आल्सो इन्फॉर्म द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, यानी अदालत ये लिख रही है, मैं मुख्तसर ये बता देता हूँ कि हमें यह बताया गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से भी इस मामले के ऊपर आइनी दरख्वास्तें दायर की गई हैं। हम ये हुक्म करते हैं कि इन आइनी दरख्वास्तों को नंबर लगाया जाए, इससे रजिस्टर किया जाए और इसमें जिन्हें फ़रीक बनाया गया, जिसमें वज़ीर आज़म को फ़रीक बनाया गया, जिसमें सदर मुमलिकत को बनाया गया, स्पीकर को बनाया गया, डिप्टी स्पीकर को बनाया गया है, वजारत खारजा और वजारत दाखिला को बनाया गया है, इन्हें नोटिस जारी किया जाता है। और इसके साथ साथ जो सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयतुल इस्लाम फ़े, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव सेक्रेटरी जनरल हु शैल बी हर्ड ओनली थ्रू देयर काउंसिल ऑन देयर बिहाफ, यानी इन तमाम सियासी जमातों को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। और आगे अदालत कहती है कि जो सेक्रेटरी दाखिला हैं, जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं, उन्हें भी नोटिस किया जाता है और उन्हें यह कहा जाता है कि मुल्क में अमन व अमा को बहाल रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए उन्होंने क्या इकदाम उठाए हैं, इस हवाले से रिपोर्ट जो है वो आइंदा समात पे जारी की जाए, पेश की जाए। और अदालत ने यह भी कहा है कि इस मामले के ऊपर, इस मामले की जो हसासियत है उसे समझते हुए पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार को भी नोटिस जारी किया जाता है इन दीज प्रोसीडिंग। और इसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल को भी ये जो दरख्वास्तें दायर हुई हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, जमीयतुल इस्लाम फ़े की जानिब से और मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से, इन दरख्वास्तों पर भी जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्हें नोटिस जारी किया जाता है। इसके बाद अदालत पैराग्राफ नंबर 7 में लिखती है कि आज़म नज़ीर तार ने बताया पंजाब असम्बली में क्या सूरत हाल है, जहाँ नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए इजलास बुलाया गया, लेकिन फिर डिप्टी स्पीकर की मुबैना गैर कानूनी रूलिंग की वजह से उस इजलास को जो है वो गैर मुइना मुद्दत तक के लिए 6 अप्रैल तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। उसमें अदालत ये कहती है कि आज़म नज़ीर तारड़ का यह कहना था कि वहाँ पर कायदे ईमान का वज़ीर आला का इंतखाब होना था, लेकिन अचानक से 3 मिनट के अंदर इजलास को जो है वो मुलतवी कर दिया गया, कोई वजह नहीं बताई गई। तो अदालत ने कहा कि हम इस मामले पर एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी करें, लेकिन इस मामले पर अगर कोई दरख्वास्त आई तो तफसील से इस मामले को सुना जाएगा। लेकिन अदालत ने वज़ीर पंजाब के इंतखाब से मुतल्लिक जितनी भी सियासी जमातें पंजाब असम्बली में मौजूद हैं उन्हें यह डायरेक्शन जारी की है कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करें और अदालती फ़ैसले का इंतज़ार करें। इस हुक्मनामे में नाज़रीन ये भी कहा गया है कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को मेंटेन करने के लिए जितनी भी प्रोविंशियल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी सिक्योरिटी के इदारे हैं, वो कानून और आइन के मुताबिक जो है वो एक्ट करेंगे स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ गाइडेड बाय द, वही फैसला जिसकी रोशनी में परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा बना था। और पैराग्राफ नंबर 8 में लिखा गया है, सिंस दिस मैटर रिलेटेड टू एन अर्जेंट इशू देयरफॉर ऑफिस इज डायरेक्टेड टू फिक्स द सेम टुमारो 4/4/2022 एट 1 PM बिफोर अ लार्जर बैंड। तो ये नाज़रीन आज का जो हुक्मनामा जिसकी तफसीलात हमने शेयर की हैं, आपसे इजाज़त चाहते हैं, बल्कि इस पर मैं आपके साथ और भी वीडियो करके तफसीलात शेयर करूँगा कि ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा है और खान साहब का जो नैरेटिव है कि मुल्क के हुकूमत के खिलाफ गैर मुल्की साजिश की गई है, दरअसल खान साहब का ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में जाना खान साहब के लिए कितना हर्टिंग हो सकता है, इस बयानिए के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है, ये भी एक प्रोग्राम के जरिए आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।